अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। और इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मीन और ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 5 या 10 मिनट में आपको चैप्टर बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। सो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। और इनके जो गुण होते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के, वो इनके गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। दूसरा रीज़न ये है इसका, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में मिलता है। और दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि ये तत्व डी संकरण प्रदर्शित करते हैं। डी संकरण बोलते हैं हम डी ट्रांजिशन को। अभी आपको ये सिखाया जाएगा अलग से कि डी संकरण क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य पाए जाते हैं और ये डी संकरण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज they exist between the S block and P block and they having middle property of S and P block elements and they also shows DD transition। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ना, जो आपको पता होगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होता है। हमारा क्या होता है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। डी ब्लॉक में एक बात आप याद रख लीजिए, जिंक समूह के तत्व, जिंक ग्रुप एलिमेंट्स में कौन होता है, जिंक होता है हमारा, कैडमियम होता है हमारा और हमारा मरकरी होता है। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिंक ग्रुप के अंदर जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यूपी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0, क्योंकि इनके पास है क्या, D10 और इनके पास भी क्या है, D10। और जिनके पास D10 है उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी वो किस प्रकृति के होंगे, किस नेचर के होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे हमारे वो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला पोर्शन भी, दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 0 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0 हो गए। एक तो रंगहीन हो गए, कलरलेस हो गए। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सफ़ेद, वाइट भी बोलते हैं, जहाँ कलर नहीं है वहाँ पे कैसे बात करते हैं, वाइट भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित संयोजकता का मतलब होता है हमारी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का क्या मीनिंग है, वेरिएबल वैलेंसी का मीनिंग है आयरन +2 भी शो करता है और आयरन +3 भी शो करता है। दिस इज़ फेरस आयन एंड दिस इज़ फेरिक आयन। कॉपर +1 भी शो करता है और कॉपर +2 भी शो करता है। तो ये क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित संयोजकता का मतलब अपनी आक्षेपण अवस्था कैसे बदल लेते हैं। अभी इसलिए होता है, अब आपको पता है कि हमारे पास में जैसे हम ले लेते हैं आयरन का नंबर 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18, 4s2 और 3d6 कितना हमारा 26। अब इसके पास में अंतिम 2 सेल है 4s एंड 3d, और 4s और 3d का जो ऊर्जा का अंतर होता है, 4s और 3d का जो ऊर्जा का अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d इज़ वेरी लेस। और जब इनका ऊर्जा का अंतर बहुत कम होगा तो ये दोनों मिलकर एक साथ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जिसके कारण 4s और
4s और 3d दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, और जब 3d में से निकलने स्टार्ट हो गए तो अलग अलग दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। तो यहाँ पे किसी एक सेल से आप इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, एक कोष से इलेक्ट्रॉन नहीं देते उपकोष से। यहाँ दो उपकोष से एक साथ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दो सब सेल से एक साथ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इसमें इन दोनों का जो ऊर्जा का अंतर होता है बहुत कम होता है। अब आप देखिए, अगर किन्हीं दो उपकोष का ऊर्जा का अंतर बिल्कुल कम हो जाएगा, अभी इनका ऊर्जा लेवल बराबर है, तो अंतिम कक्षा मानी जाएगी, आउटर मोस्ट सेल मानी जाएगी। अगर ये आउटर मोस्ट सेल मानी जाएगी सो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहीं से क्या डिसाइड होती है, उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है, ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता डिसाइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आए। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो डी ब्लॉक के तत्व जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक जो बनाते हैं, वो कभी कभी यहाँ से पूछ लेते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक बनाने में सहायता क्यों करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। देखिए, जैसे हमारे पास है K4FeCN6, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4, और इसमें जो हमारी सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, वो कौन है, आयरन है। तो ये पूछ लेते हैं कि केंद्रीय धातु डी ब्लॉक से ली जाती है, ये डी ब्लॉक से क्यों ली जाती है। जनरली ये डी ब्लॉक से ही ली जाती है। तो किसी को उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सेंट्रल मेटल बनने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। क्या, एक तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, उसका छोटा होना चाहिए, और उसके पास खाली कक्षक होने चाहिए, वैकेंट स्पेस होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट्स इन दो कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या बनता है, सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करता है, केंद्रीय धातु की तरह बिहेव करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज क्या है हमारा, ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसलिए डी ब्लॉक की धातु यहाँ पे यूज़ की जाती है। और आपको पता ही है, जैसे मैं जब आपका आयरन दिखा रहा था, ये आयरन है, आर्गन 3d6 4s2 4p0 4d0 और 4f0। देखिए कितना स्पेस वैकेंट है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले सकता है, 10 यहाँ ले सकता है, और 14 यहाँ पे ले सकता है। तो अभी इसके पास में अभी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी अप्रोक्स 30 है, तो इसके पास में खाली कक्षक है, तो ये आसानी से केंद्रीय धातु की कंडीशन को फुलफिल करता है। इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये केंद्रीय धातु की तरह डी ब्लॉक की धातु को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ से, लेंथेनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ईजी है। देखिए, हमारे पास में 3D श्रेणी के तत्व है डी ब्लॉक के अंदर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। हमारे पास में 4D श्रेणी के यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और नेक्स्ट हमारे पास में है क्या, लैंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टम, रहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ये है जिंक ग्रुप के एलिमेंट्स। ये कौन से है इस साइड में, जिंक ग्रुप के एलिमेंट्स। और जिंक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं, एनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सबसे भिन्न होती है। अगर जिंक ग्रुप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बोल दीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होने की वजह से इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, और जो प्रॉपर्टी इनमें होती है वो सारी इनसे अलग होती है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। अब देखिए, लेंथेनॉइड संकुचन क्या है। लेंथेनम के बाद के तत्व आपको पता है कहाँ चले गए हैं, नीचे एफ ब्लॉक में, जो एफ ब्लॉक की श्रेणी बनी हुई है। तो जो यहाँ पे जब यहाँ पे डिफरेंस आता है, यानी कि जब हम यहाँ के 14 एलिमेंट्स कंप्लीट करके यहाँ पे आते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम यहाँ पे, कितना एटॉमिक नंबर हम डिफरेंस देंगे, कितना 14 एटम्स का डिफरेंस देंगे हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर का, क्योंकि 14 57 के बाद 58 59 ऐसे करके नीचे चला जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा हमारा 72 आएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 40, क्योंकि ये 39 है, और ये कितना आएगा हमारा 21, और ये कितना आएगा हमारा 22। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, जब हम किसी ग्रुप में, इसका 57 है, 57 के बाद 58 नीचे चलेंगे, 14 एलिमेंट्स 71 तक, और फिर 72 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में, 18 का।
यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 18 का। और ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइटेनियम और जिरकोनियम में कितना डिफरेंस है, 22 और 40 में 18 का अंतर है। बट यहाँ पे देखिए आप कितना अंतर है, 40 और 72, कितने का डिफरेंस है हमारा, 32 का। अब इससे क्या पता लगेगा आपको, यहाँ पे तो 18 का अंतर है और यहाँ पे 18 के बाद 32 का अंतर है। ये कैसे अंतर बना है, यहाँ पे 18 का ही अंतर बनना चाहिए था, पर एक्स्ट्रा 14 का अंतर इसलिए बना है, 14 का डिफरेंस इसलिए बना है क्योंकि 14 एलिमेंट्स नीचे चले गए हैं और 18 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। अभी तो ये चीज़ तो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई गई है, बट इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब देखिए, आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाइए, ऑन गोइंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप, किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आपको पता है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। यहाँ पे 4 सेल है तो इसका आकार छोटा होगा, इसमें 5 सेल है इसका आकार उससे बड़ा होगा, और इसमें 6 सेल है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बट होता क्या है, लेंथनम के बाद अगर हम इस इफेक्ट को देखें तो ये ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है, ऊपर से नीचे चलने पर इसकी परमाणु त्रिज्या कम होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें 5 सेल है, और इसकी परमाणु त्रिज्या 6 सेल है तो इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं पाया गया है। लेंथनम के बाद जो ये तत्व है, लेंथनम के बाद जो ये तत्व है हाफनियम, इनकी साथ जब कंपेयर की जाती है परमाणु त्रिज्या के लिए, एटॉमिक रेडियस के लिए, तो इन दोनों की परमाणु त्रिज्या कैसी पाई जाती है, सेम पाई गई है, सेम। कैसे, और वो क्यों हुआ है देखिए। अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन का डिफरेंस आया, 32 का। जब किसी के न्यूक्लियस के अंदर, किसी के नाभिक के अंदर एकदम से 32 प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और जब किसी का नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण ज़्यादा होगा। जब बाह्य कक्षा में उपस्थित लगने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज़्यादा होगा तो ये कक्षा सिकुड़कर किसकी तरफ जाएगी, नाभिक की तरफ, तो इसका साइज कैसा होने लगेगा, छोटा। ये चीज़ यहाँ पे देखी गई है। ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जाने पे जब 32 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है तो इसका साइज घटकर 32 प्रोटॉन के कारण किसके बराबर आ जाता है, इसकी इन एलिमेंट्स के ऊपर आ जाता है। ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है, 3D 4D और 5D। तो 4D और 5D तत्वों का जो आकार है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। और इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। देखिए ये लेंथनम तत्व के बाद ऑब्जर्व होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और कोई चीज़ तब सिकुड़ती है जब उस पर आकर्षण ज़्यादा लगता है, और 32 प्रोटॉन का अंतर एकदम से आता है तो ये आकर्षण ज़्यादा लगाता है और ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनम तत्व के बाद ये प्रभाव नजर आता है, इसलिए बोलते हैं इसे लेंथेनॉइड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चंस हमारे डी ब्लॉक से आते हैं। डी ब्लॉक ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको कभी नहीं देता है। लेंथेनॉइड संकुचन आप याद कर लीजिए, यहाँ से आप याद कर लीजिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व अधिकांश तत्व पैरामैग्नेटिक होते हैं। जिंक समूह के तत्व जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, हमारे रंगहीन होते हैं, सफ़ेद होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। जहाँ पे भी रंग की बात करेगा वहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, और जहाँ पे रंगहीन होने की बात करेगा या सफ़ेद होने की बात करेगा तो वहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होंगे। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें कक्षा का अंतर क्या होता है, दोनों कक्षाओं का अंतर बहुत ही कम होता है, ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है, इसलिए दोनों मिलकर एक साथ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। डी ब्लॉक के तत्व केंद्रीय धातु की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, आकार छोटा होता है और इनके पास खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। ये हमारा क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन, ये आप समझ गए। तो डी ब्लॉक से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चंस जब मैं आपको बोर्ड का एग्जाम होगा उस दिन कराऊंगा। सो अभी आप ये प्रिपेयर कर लीजिए, इससे ज़्यादा प्रिपेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।